बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। बाबा ने मेरे पास यहाँ पर स्लाइड का बंदोबस्त उस तरह नहीं हो सका, इनके सिस्टम में कोई खराबी अचानक आ गई है, नहीं तो मैंने तो पावर पॉइंट पे डॉक्टर्स हजरात जिनको मैंने बुलाया था, स्पेशली जो साइकेट्री के प्रोफेसर थे या जो लोग साइकेट्रिक पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, इसके अलावा फालिज, पार्किंसनिज्म जिसे राशा बोलते हैं, डिमेंशिया या मालीपोलिया बूढ़े लोगों को हो जाता है, बिल्कुल जहनी माजूर हो जाते हैं, और जहनी जिस्मानी अमराज ही में मुब्तला वो लोग जिनको डॉक्टर्स एंटी डिप्रेसेंट्स, एंटी साइकोटिक्स, एंटी एपिलेप्टिक्स, मूड स्टेबलाइजर्स, ट्रैंक्विलाइजर्स, कई नामों से मुख्तलिफ दवाइयाँ देने के बावजूद उनका इलाज जब नहीं कर पाते हैं, उसका इलाज कसीदा बुर्दा शरीफ में मौजूद जो शिफा है अल्लाह ने रखी, क्योंकि हमें रिजल्ट्स मिले हैं। कुछ लोगों का एतराज़ था कि इसमें म्यूज़िक है, मेरे नबी ने दफ पे तो एतराज़ नहीं किया था, और मैं इस वक्त यहाँ मजहब डिस्कस भी नहीं कर रहा। शिफा के तौर पे अगर मजबूरी हो तो फिर तो शराब भी लोग जायज़ समझते हैं, फतवे हैं, और आपकी एलोपैथिक मेडिसिन में 70% में 70%, 50% एल्कोहल होती है और सूअर की चर्बी भी होती है, वो कोई एतराज़ नहीं करता। तो मैं बतौर तरीका इलाज इस मैसेज को जो बाबा ने हीरा मंडी से शुरू किया था, जहां वो धमाल और म्यूज़िक से इलाज करते थे, जिस पे बहुत से लोगों को एतराज़ है, और मैं पिछले सेमिनार में आज से 3 साल पहले रम्ज़ में वो सारी वीडियोस और सब कुछ दिखा चुका हूँ कि वो उसमें क्या बात कह रहे थे। जो बात बाबा ने उस वक़्त कही थी, आज यूरोप उसको मानने पे मजबूर हो गया है। जो अमेरिका से जो लेटेस्ट पिछले 3 साल के पेपर्स हैं और जो उन्होंने रिसर्च सेंटर कायम किया है साउंड हेल्थ के नाम से, $200 मिलियन की ग्रांट के साथ उन्होंने माने हुए दुनिया के न्यूरोसाइंटिस्ट, न्यूरोफिजिशियंस, हीलर्स को इकट्ठा किया है, और म्यूज़िक के साथ इलाज की जो साइंटिफिक बेसिस हैं उन पे रिसर्च शुरू की है, और हैरानकुन तरीके से उनके ऊपर ये चैप्टर खुल रहे हैं कि गैमा रेज जो बाबा जी के मुंह से लफ्ज़ तब निकले हुए हैं, इनका हीलिंग इम्पैक्ट क्या है। और आज हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन से जो है वहाँ की पीडियाट्रिशियन बच्चों की स्पेशलिस्ट जो है वो प्रेजेंट कर रही है कि वो कैसे म्यूज़िक से उसने जहनी इमराज में मुब्तला बच्चे और बड़े जो हैं उन पे अप्लाई किया और क्या रिजल्ट्स आए। वो छोटी सी एक स्लाइड अगर पॉसिबल हो तो मैं दिखाता हूँ, अगर इनकी वीडियो चल गई, या मैं ज़ुबानी बोल दूंगा बाबा जी का जो वर्डिंग है, अगर ना चली तो। साउंड वेव्स एंड फ्रीक्वेंसीज इन द एड ऑफ मेडिकल थेरेपीज। मैं ये नहीं कह रहा, ना बाबा कह रहे थे कि हस्पताल बंद कर दो या डॉक्टरी का इल्म बंद कर दो, बल्कि इसको साथ अल्टीमेट रेमेडी के तौर पे कि जहाँ आप लोगों के पास कोई हल एलोपैथी में या मालूम इल्म में नहीं है तो उसमें इसको अप्लाई करें। और मुख्तलिफ़ किस्म के सूफ़ी म्यूज़िक और धमाल भी बाबा ने इसमें उस वक़्त भी करके दिखाई, और ये इंटरव्यू एक इंटरनेशनल चैनल ने लिया हुआ है और उन्होंने इसके ऊपर रिसर्च शुरू कर दी है। आज हमारे यहाँ पर सिर्फ फतवे चल रहे हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है और ठट्ठा ही है। एनीवेज, ये आवाज़ या म्यूज़िक है, और देखने या सुनने वाले करीबी लोगों के दिमाग में जो मौजूद हार्मोन्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कैसे चेंज होते हैं और वापस रिदम को रीगेन करते हैं। ये बाबा की बात, अगर ये वीडियो चल सके नेक्स्ट। बड़े बड़े नामदार औलिया कराम पैदा हुए हैं। मुझे जो शायद 1992 में इत्तेफाकिया पहुंच गया। 3 साल तक मेरे जग भी कैफियत रही, तब बाजार उसन में खरीदता रहा। वहां तकरीबन सारे जितनी भी बच्चियां मुझे इज्जत की निगाह से देखती रही। मैं इसी दौरान में जब भी कैफियत में
बाजारी हुसैन की एक लड़की के पास गया। उसने कहा कि तुम ये बवाल किया, ये बजाय बवाल की ये सुनाने लगी। मद बड़ियाँ नैना लाइया बड़ियाँ मुस्ताक अखियाँ कुछ जा लगी। पत्नी की क्या कैफियत आ रही, साथ साथ चिड़िया भी आंखों में लगी हुई थी, अपनी किस्मत से जा रही थी। तो बाबू की वजदानी कैफियत आ रही होगी। बाबू ने ये कहा तो मेरा आज पता लगा कि मत बड़ियाँ क्या होती है। अभी बाबा आपको खबर नहीं है किस बात की, तो गौरव सरकार का लोग दिशा का कलाम है। ज्यादा मौज में कहेगा जा बेटा जा, तेरी आवाज से दुखी इंसान दुखों से निकल जाएंगे, बदबख्ती से निकल जाएंगे। पहली बार मुझे पता लगा कि मौसीकी के जरिए बीमारियों का इलाज हो सकता है। पीर की आवाज से इससे बोलने से होती है, मौसीकार के दर्द बना के गा जाने से होती है, रफ्तार को अपनी बात में डूब के ये डरी होके किसी को सुनाएगा नहीं तो उसकी कैफियत आ जाएगी। इसलिए सब जरूरी है कि किसी को टारगेट बनाए, किसी को तसव्वुर बांध के वक्त लगा। दोनों सिलसिले में मौसीकी की सूरत होगी, गाने की सूरत होगी और हमार लगाने की सूरत में इसकी कैफियत हाल की ताबी होना जरूरी। अगर वो कैफियत ताबी होगी 6 घंटे दमा लगाती रह जाता है कोई असर नहीं। इसकी ऊपर कैफियत ताबी होना शायद जरूरी है। ये इसका कमाल है, न गजल का कमाल है, न लफ्ज़ों का कमाल है, न अपनी सुर का कमाल है, नई ऑडियंस को अपनी सोच होती है, इसे तो अपनी खबर होती ही नहीं है। तो मैं क्या होगी कि लोगों से बेगार होती है, तो मैं क्या कर रही हूँ। लोग बाद में बताते। हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में पिछले साल पीडियाट्रिक्स की बच्चों की स्पेशलिस्ट डॉक्टर लीजा वॉन्ग, जो उसी साउंड हेल्थ के साथ जुड़ी हुई हैं, इस बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट पे जो रिसर्च कर रहे हैं कि ये जो बाबा कहता था म्यूज़िक म्यूज़िक म्यूज़िक, बाबा नहीं और बहुत से लोग भी कहते थे। बाबा ने तो फिर सूरह रहमान नेकों के लिए शुरू की और सूरह रहमान को अल्टीमेट रेमेडी के तौर पे मुतारिफ़ कराया, जिससे हम सब बहुत से नेक लोग शिफायाब हुए। लेकिन जो ज़हनी अमराज में मुब्तला लोग थे उनके लिए अभी भी म्यूज़िक और धमाल की हेल्प हम लेते हैं और बहुत ही खूबसूरत रिज़ल्ट्स हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो इस पे तमाशा और कार्टून बनते हैं। गोरों की प्रेजेंटेशन, उनकी खुशी इस राज को पा लेने की और उस पर रिसर्च का 2 मिनट में मैं सिर्फ इन खातून की प्रेजेंटेशन देखें वो क्या कह रही हैं लीजा वॉन्ग का इंट्रोडक्शन देते हुए। This very special Talk at 12. I'm Gina Vild. I'm the Associate Dean for Communications and External Relations at Harvard Medical School. And today's talk, as you know, is titled Music as Medicine, and we're thrilled to have Dr. Lisa Wong joining us today. So to all of you who are in our auditorium, we're delighted you're here, and please know there are many more who are joining us through our live stream on YouTube and Facebook. So we invite all of you, both those here and those who are watching from afar, to ask us questions. We will pass a microphone at the end of Dr. Wong's talk, and if you're watching through our live stream, please post your question in the comment section of YouTube and Facebook. We all know that music is a language that knows no boundaries. Take a second and think about how evocative music can be. Think of a song that never fails to lift your spirits. Think of a song that might even want to make you dance. But these benefits of music extend far beyond making us feel good. Music can also have a positive impact on your health. It's been said that music is the medicine of the mind. Do we have any physicians in our audience today? Any physician scientists? Do we have any that are musicians as well?
because you also find a very powerful correlation between those who are in the healing field and those who also practice and love music. According to the National Institutes of Health, there's evidence that music produces both physiological and psychological effects in the brain. And researchers are expanding efforts to study the effect of music on patients with neurological disorders such as Parkinson's disease, Alzheimer's, epilepsy, and stroke. Today, we're going to hear more about how modern music is harnessing music's power to heal the mind and the body. I'm pleased to introduce today's speaker. Dr. Lisa Wong is a pediatrician, a musician, and a powerful advocate for arts education. She is a co-founder and assistant co-director of the Arts and Humanities Initiative at Harvard Medical School, and she also serves part-time as an assistant professor of pediatrics at Massachusetts General Hospital. In addition, Dr. Wong is a violinist, and she plays with the Longwood Symphony Orchestra, where she has served as president for 21 years. The Longwood Symphony Orchestra, as you may know, is largely made up of physicians who are also musicians, or musicians who also happen to be physicians. Their goal is to promote the healing art of music. Dr. Wong has authored Scales to Scalpels, Doctors Who Practice the Healing Art of Music and Medicine, which was published in 2012. Please join me in welcoming her. What is it that music is, why is music different? Why is music the universal language that transcends speech, transcends emotions, reduces pain? What is it? What we find is music really is a central part of so many things in our lives, and you can come to the healing of music from many, many different angles. Some people come through music education, some people come through music research. Are there any music neuroscience, music cognition researchers in the room? Good, we have an expert here, so we can look to that. There actually is a very robust community of music cognition and music neuroscience researchers here in Boston it's really one of the hubs of the work that's being done, not only through the country, but across the world. There's music therapy. Do we have any music therapists in the room? There we go. That's a different perspective, and we're so grateful to our music therapists who are bringing music directly to patients at the bedside to decrease pain or help people to do some visual imagery so they're not thinking about the 3 hours of chemotherapy ahead of them and things like that. And there's music medicine, which is what I encourage all of us to be using to heal ourselves and to heal others. So let's move a little bit on to how can we apply what we know about music and what we can do as musicians to using this in clinical settings. Music can be used in many ways. We talked about how music can affect your motor planning because of your cerebellum and your training and rhythm. And so people who have lost the ability to walk in a regular fashion, such as patients with Parkinson's and other neuromuscular disorders, when they're listening to music and dancing to music or listening to music as they walk, they entrain to that beat and can walk more smoothly. And that's incredible work that's being done at Spalding Rehab by music therapists all over the country and studied by neurologists. अमेरिका में तो इस पे रिसर्च शुरू हो गई पिछले 3 साल से 2017 से उन्होंने बहुत बड़ा सेंटर कायम किया है और वो फिलहाल उसे म्यूज़िक और साउंड्स के साथ ट्रीटमेंट का एक तरीकाकार बाकी तरीका इलाज के साथ साथ उन बीमारियों में जिनका फ़िलहाल इलाज मौजूद नहीं है उन्होंने नेक्स्ट स्लाइड फिर दिखा दीजिएगा मोज़ार्ट का एबा का म्यूज़िक लेके मरीज़ों को इकट्ठा करके जिन मरीज़ों को ब्लड प्रेशर या दिल की बीमारियां थीं वो सुनवाया और उनके हार्मोन लेवल्स चेक किए, कॉर्टिसोल लेवल्स चेक किए।
मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए जो उनका पॉइंट है वो बता रहा हूँ कि गोरा वहाँ तक पहुँच गया है कि मौसीकी के ज़रिए वो मुख्तलिफ़ जिस्मानी रूहानी बीमारियों का इलाज, उसके अंदर मौजूद हकीकत, उसकी फ्रीक्वेंसीज़ और वो किस तरह हो रहा है, इस पर तेज़ी से काम कर रहा है। ये आने वाली अगली साइंस है। और फिर हम हज़रत गोरा रहमतुल्लाह अलैह जब कहेंगे तो फिर हम बहुत जल्दी मुख्तलिफ़ किस्म के इलाज जो हैं वो करवाना शुरू हो जाएंगे, ये सोचे समझे बगैर कि ये हलाल है हराम है। लेकिन यही बात बाबा कह रहे थे। मैं जो इंटरनेशनल 3 पेपर्स छपे हैं, सिर्फ उनके शॉर्ट्स दिखा दें आसिफ प्रेजेंटेशन के, क्योंकि आपका वो चल नहीं रहा सही जी। ये साइंटिफिक रिपोर्ट है कि उन्होंने ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज़ों को दवाई देने के बाद आधों को, जो एक साइंटिफिक तरीका है रिसर्च का, कि हाफ पेशेंट्स को उन्होंने एक म्यूज़िक सुनाया और हाफ को उन्होंने नहीं सुनाया, आधों को नहीं सुनाया। और उन्होंने ये देखा कि दवाई का इम्पैक्ट जो था वो बहुत अच्छा आया जिन्होंने म्यूज़िक सुना, और उनमें दवाई का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आया, लेकिन उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा अच्छा कंट्रोल हुआ। नेक्स्ट, ये इंटरनेशनल पेपर्स हैं। ये जो मैं जिक्र कर रहा था कि उन्होंने मोज़ार्ट और स्ट्राउस और एबा की 3 मुख्तलिफ म्यूजिशंस की म्यूज़िक को सुनवाया, और उसमें मरीज़ों के ब्लड प्रेशर और दिल के ऊपर उसके इम्पेक्ट देखे। मोज़ार्ट के म्यूज़िक के, ये क्लासिकल मौसीकार हैं बड़े मशहूर वहाँ के, उनकी 40th सिम्फनी जो है उसके इम्पेक्ट बहुत ही ज़बरदस्त और पॉजिटिव स्टेटिस्टिकली बेनिफिशियल देखे गए कि मरीज़ों का ब्लड प्रेशर और दिल का मर्ज़ जो है उसको कंट्रोल करने में उन्हें बहुत हेल्प मिली। लेकिन एबा के म्यूज़िक से नहीं हुआ, और वो इसमें आगे सोचने लगे हैं। जो बाबा बात कर रहे हैं कि कौन सा म्यूज़िक, जो वो कह रहे थे कि ये किसी गाने का, किसी सुर का, किसी की ख़ास ताल का, किसी के गले का, किसी गज़ल का, किसी सोहनी शक्ल का, किसी के अच्छे रक्स का कमाल नहीं है। ये गाने वाला या नाचने वाला जो हीलर है, वो जब तक खुद अपने आप के अंदर डूब के किसी को नहीं सुनाएगा, उसके तसव्वुर में उसका कोई माशूक नहीं होगा, और उस यकताई में आके जब तक वो लय और वो लहर पैदा नहीं करेगा, तो वो फिर सिर्फ नाच गाना बेढंगम ही है। बहरहाल मोज़ार्ट के अलावा नेक्स्ट बेथोवेन्स की भी उन्होंने जो नई रिसर्च उन्होंने की है, बेथोवेन्स की 5th सिम्फनी से उन्होंने फ़िलहाल लेबॉर्ट्री में कैंसर सेल्स जो हैं, ब्रेस्ट कैंसर के जो छाती के सरतान के सेल हैं, उनके ऊपर जब ये सिम्फनी लगाई है तो उन्होंने देखा कि कैंसर सेल्स फ़िलहाल लेबॉर्ट्री में डेड हो गए हैं, मर गए सिर्फ म्यूज़िक के साथ। हम तो कसीदा गुर्दा शरीफ कह रहे थे। नेक्स्ट प्लीज़। और ये वो साउंड हेल्थ का पेज है फ्रंट, जो आप जाके दे सकते हैं। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जो अमेरिका की उनकी मेन हेल्थ सिस्टम सारे को रन करती है, उन्होंने एक खतीर रकम जो है, मुझे तो पता भी नहीं है कितने बनते हैं पाकिस्तानी रुपए, तो 20 या 200 मिलियन डॉलर्स उन्होंने 2017 से इसमें, जो मैं अगर आप लिस्ट देखेंगे तो बहुत से बड़े साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर्स, PhDs, साइंटिस्ट, नोबेल लॉरिएट्स, उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया है, और प्रेफर उन्हें किया है जो खुद भी म्यूज़िक बजाते हैं या म्यूज़िक का शौक़ भी रखते हैं, और साथ हीलर्स भी हैं। और इस पे एक ग्रैंड लेवल पे रिसर्च हुई है, और मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक, जो बहरहाल वो डिनाई करेंगे, वो कुरानी आयात और पर्टिकुलरली सूरह रहमान और बहुत सी और सूरतों को भी मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में अप्लाई करके डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। वो जब ये सारा काम कर लेते हैं, फिर इसे कमर्शली आपके हवाले करते हैं, और आप पैसे दे के वो सारा कुछ कराते हैं, जो बाबा जी आप लोगों को फी सबीलिल्लाह बंदे बंदे में बांट गए हैं। नेक्स्ट, आखिरी स्लाइड है जी, आवाज आएगी? हमें खुशी हुई किस वक्त तक इसकी तबाल और गाने से 500 के मरीज, करीब मरीज, लाख मरीज ठीक हुए। और जमाल क्या है, ये जिस्म के नाचने कूदने का कोई तल्लक नहीं है, ये वक्त की एक किस्म नहीं है, बल्कि रूह की खुराक के तौर पर बेसाख्ता जो आदमी का जिस्म कंट्रोल से बाहर होके वो खुद होके नाचना शुरू कर, तो कमाल है। अगर वो इंतशार तबाह का रस्म जब बने तो वो मौसीकी है, वो रक्स नहीं हो सकता, वो दलाल नहीं हो सकता, वो तो किशोर कहा जा सकता है।
लेकिन इससे इंतजार तबाह होने की बजाय कंसंट्रेशन मिल जाए और इसमें दुख ही रहे हर वक्त, इन लोगों को दुख छीनने की से आदत पड़ जाए। अल्लाह की कहानी जब बाबा जी के साथ गए तो इससे पहले सोचती कि पता नहीं क्या होता है, कोठे वाले कहते हैं कैसे लोग हैं, बुराई क्या यूजल पे बना दी जाती। लेकिन जब इस पहले कोठे पे गए, दूसरे पे गए, इसके बाद ऐसा लगा जैसे महसूस हुआ गया जो नतीजा कि खुदा जो है वो तहकीदी में नहीं उतरे, क्योंकि खुदा जो है आपको मैसेज ही मिलेगा। अगर खुदा मैसेज ही मिलना तो जो बाकी जाता है उसको भी खुदा नाम से जाता है। खुदा हर जगह मौजूद है, चाहे हीरा मंडी हो, चाहे कसाई गली हो, चाहे इंसावन हो, चाहे आपकी पार्लियामेंट हो। तो मुझे तो इस दिन के बाद एक अपने आप में खास इतमाद महसूस हुआ। हाल या गायकी मौसीकी जिसे कहते हैं उसका कोई तल्लक शक्ल से नहीं है, वो सुरीली आवाज से है, वो अच्छी शायरी से है। इसका ताल्लुक या इल्म की हद खत्म होती है, जिससे आगे इसकी मजबूत होती है। जब तक गाने वाला अपनी बात में दूर नहीं जाएगा, अपने आप को नहीं सुनाएगा, अपने मन को राजी नहीं रखेगा, बात नहीं बनेगी। किसी ये गरज तो नहीं है उसके सामने कुछ मिशन हो, कुछ टारगेट हो, किसी को देख रहा हो, कुछ रूबरू हो, उसको सुना लोग जो लोग ये सोचते जो लोग ये करते थे उसे उसकी खबर न हो, फिर अंदर दामारेज दर्द से होती है। दामारेज वो है जिसके लिए आज आपको मरीजों को डायग्नोज करने के लिए काम आती है। अगरचे बाबा जी की वीडियो ये बहुत पुरानी थी, आवाज़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाता था, इसलिए हमने उसमें उर्दू सबटाइटल्स भी किए थे। लेकिन खैर जो मकसद था मेरा वो यही था कि इस पे दुनिया ने तो रिसर्च कर ली है और शुरू हो गए हैं। बाबा तो मरीज़ ठीक करके फीसबिलिल्लाह आपको बता रहे थे, आपके हवाले कर गए, और आगे आप में से जो भी दुनिया में जहाँ भी बैठा हुआ उसे खुद कर लेता है, किसी भी रंग नस्ल का इंसान हो, वो जो भी इसको सुन लेता है यकसुई के साथ, अल्लाह करीम उस पर शिफा नाजिल करते हैं। बाकी इतना काफ़ी है ज़िंदगी के लिए। सल्ले अला नबीना, सल्ले अला मुहम्मद, सल्ले अला शफीना, सल्ले सैयदा ज़िरवा शाह, डॉक्टर सैयदा ज़िरवा शाह, अब तो चंद महीने रह गए हैं, फाइनल ईयर 5 साल पूरे होने वाले हैं। अमूमन आप में से बहुत से लोगों ने वीडियोस में कई बार एक सर मेरे लेफ्ट साइड पे नीचे कहीं फर्श पे हिलते देखा होगा, और जो कोई दुआ में आए हैं उन्हें गुस्सा चढ़ा होगा कि ये कौन है जो सर की टांग पकड़ के बैठी रहती है, या जहाँ भी जाता है ये दुम छल्ला कौन सा है जो पीछे पीछे है। कई बार उलमा हजरात कोई ऐसी महफिल होती है वो एतराज़ करते हैं तो मुझे कहना पड़ता है वो जी ये पागल है, इसको छोड़ दो। हो सकता है आप तो डॉक्टर साहब गुस्सा ना कर जाएं, हो सकता है उनकी प्रोफेसर हुमा भी ना बैठी हुई हो, वो बहुत कहती थी मैंने उन्हें बुलाना है। प्रोफेसर साहब आँखों की सर्जन है, लाहौर में बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने इसे फर्स्ट ईयर मेडिकल में कहा था कि बेटा आपकी आँखें ख़त्म हो जाएंगी, डॉक्टर बनना ज़रूरी नहीं होता। जो कुछ मैंने तुम्हारी आँखों के मुआयने में देखा है, ये दुनिया की किसी किताब में मुझे कोई बीमारी मिल तो नहीं रही है, लेकिन तुम्हारी नज़र जितनी कम मुझे नज़र आ रही है उस हिसाब से ये इतनी मोटी मोटी किताबें तुम्हारी
तुम्हारी रहती सहती नज़र भी ख़त्म कर देंगी और तुम इसको छोड़ दो। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि मैट्रिक में इस बच्ची ने लाहौर बोर्ड के टॉप 10 बच्चों में ये थी और सैयदा हैं, सैयदा ज़ेबा बुखारी। और फिर इन्हें स्कॉलरशिप के ऊपर FSC की इन्होंने अपनी स्टडीज़ जब शुरू की, डॉक्टर बनना था, तो एकदम से अजीबो-गरीब बीमारी थी जिसका ये शिकार हुई। मैं तो नहीं जानता, गर्दन के पट्टे अकड़ गए, गर्दन पीछे रहती थी, नींद नहीं आती थी, बुखार टूटता नहीं था और ज़हनी हालत इस किस्म की हो गई थी कि या रोती रहती थी या गुमसुम खामोश रहती थी। लेकिन इस हालत में भी अपने अबाए और बुरके में 5 वक्त की नमाज बाजमात घर में ही, पता नहीं इसकी जमात में कौन कौन होता था, ये अदा करती रहती थी। घर वालों ने मेयो हॉस्पिटल, न्यूरोसाइकेट्री, स्पाइनल सर्जन, आर्थोपेडिक्स और फिर मेंटल हॉस्पिटल, हर जगह 4-5 साल ये इलाज करवाने के बाद इनके वाले साहब एक दिन इन्हें गोद में उठाए हुए जवान बच्ची को रात को मेरे क्लिनिक आए थे और मेरी टेबल पे से लिटा दिया, विदाउट अपॉइंटमेंट आए थे। वो कहानी बार बार दोहराने का फ़ायदा कोई नहीं है। ज़ेबा जी ने दोबारा FSC शुरू की। FSC के कॉलेज वालों के भी फ़ोन आने कि बैग इधर है, जूता इधर है और बच्चा भाग गया है, नहर पे कहीं जाई जा रही थी, किसी की बात नहीं सुनती। बाबा की सुनती थी। कहीं से पता चलना, किसी पुलिस वाले का फ़ोन आना कि तुहाडी धी है बेहया थे तुरी फिरती है, रात का वेला है। बहरहाल FSC में भी माशाल्लाह कोई 10-20 नंबरों से ये पूरे नंबर ना ले सकी और मेडिकल कॉलेज पहुंच गई, FJ कॉलेज। और फिर FJ कॉलेज मुझे नहीं पता कैसे पास होती है, ये कॉलेज में जाती है या क्लास में जाती है कि नहीं, लेकिन फाइनल ईयर तक पहुंच गई है और मुझे पूछती है बाबा अब तो मरीजों का इलाज करना है, कोई मारी ना जाए। मैं कहा जब तू नहीं मरी तो कोई नहीं मरता। तो आज इसने खुद से कहा है, मैंने 2-3 बोल बोलने हैं, मुझे नहीं पता, मुर्दा बोले तो कफन फाड़ के बोलता है, तो ये चुप का पर्दा फाड़ के क्या पड़ेंगी। सरकार के घर से हैं, बुरका शुरका तो अब नहीं रहा, लेकिन जिद अपनी जगह ही है, बस बाबा कहीं ना जाए, ठीक है। ये जो भी पढ़ती हैं इसे प्यार से सुने। सैयदा ज़ेबा डॉक्टर साहिबा। ऊपर मुंह के पास है। बाबा बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, बहुत ज़्यादा। जो कुछ आपको ये बता रहे हैं, मैं तो सड़कों पे पूरी की पूरी नंगी लेटी होती थी और वहाँ से इन्होंने पकड़ के मेडिकल कॉलेज में दाखिला करा और
पीड़ा टीचर हैं यंग जनरेशन के, वैसे तो रावियन हैं माशाल्लाह, हिस्टोरियन हैं, हिस्ट्री पढ़ाते थे। ज़िंदगी में अचानक हादसे के बाद डीरेल हुए। डॉक्टर्स ने अपनी सरतोड़ कोशिश की उन्हें किसी तरह से उस हालत से निकालने की, ये तो वो खुद ही बता देंगे। मुझे उनका यही फ़िक्रा नहीं भूलता कि मैं नशा करता हूँ और मुझे डॉक्टर्स नशा देते हैं और मेरा नशा ख़त्म नहीं होने देते। तो मैं पहले दिन जब क्लिनिक पर उन्होंने ये बोला तो मैं कभी ऑफेंड नहीं हुआ। मैंने बड़ा एग्रेसिवली इन्हें सुना और इनके जितना अमालनामा इन्होंने पकड़ा हुआ था, बड़े बड़े साइकेट्रिस्टों के पेपर्स थे, फिजिशंस के, वो सारा भी खंगाला। लेकिन बहरहाल ये उसमें से कैसे निकले 5-10 मिनट में, इस नशे की जो खुद हम भी डॉक्टर्स आदत डाल देते हैं, उसमें से निकलता वही है जो निकलना चाहता है, जो खुद कम से कम इतनी कोशिश करना चाहता है कि मैंने इस लत से, नशे से, आदत से जान छुड़ानी है। अल्लाह करीम फिर उसकी मदद फरमाते हैं। ज़ुबैब अमीन साहब को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो 5-10 मिनट में अपनी ज़िंदगी का खुलासा अब अपने शौक़ से इनके स्कूल वालों के रिक्वेस्ट पे, बल्कि अब ये बच्चों के इस्लामियात के हद अज़ीज़ टीचर भी हैं हिस्ट्री के साथ। O लेवल A लेवल के बच्चे जो हैं, लाहौर में एक नाम है इनका, लेकिन बहरहाल इस वक्त तो इनकी अपनी ज़िंदगी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ज़ुबैब अमीन। अस्सलाम वालेकुम। जैसे डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है कि मैं एक टीचर हूँ। जी, मैं नशा करता था और लाहौर के सारे डॉक्टर्स मुझे ये नशा देते थे।
आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ एक गवाही देने, अपने दूसरे जन्म की कहानी सुनाने। अपनी अर्ली 20s में था, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ा, रावियन टीचर बन गया, शॉर्ट टाइम में काफ़ी फेम मिल गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था, दोस्तियाँ, यारियाँ, यंग एज के पैशंस, शरारती था, शरारती होते हैं सारे लड़के, सारी शरारतें की थोड़ी थोड़ी, अल्लाह से डर भी लगता था। फिर एक दिन एक अलमनाक हादसे में अपने वालिद को खो बैठा और साथ साथ ज़िंदगी का मकसद भी खो बैठा। डीरेल हो गया, समझ नहीं आई, आज तक समझ नहीं आई वो क्या था। वो कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था, कोई नफ्सियाती मसला था, गुस्सा था, गम था, क्या मुझे आज तक समझ नहीं आ सकी। सिम्टम्स क्या थे? नींद नहीं आती थी, इस्तराब, परेशानी, सोचें, मनफी सोचें, सुसाइडल थॉट्स। कोई मकसद नहीं रहा तो ये सब आना शायद लॉजिकल ही था। बिलाखिर डॉक्टरों के पास पहुंचा, एक डॉक्टर, दो डॉक्टर, तीन डॉक्टर, डॉक्टर भी बढ़ते गए और दवाइयों की तादाद भी बढ़ती गई। वैसे हमारे भी कैसे दौरे में याद होते हैं, अगर बता के दें तो वो नशा होता है और अगर बिन बताए दें तो वो एंटी साइकोटिक्स होती हैं। मैंने तो भुगता है अपनी ज़िंदगी के 3-4 साल। मज़ेदार बात यह है कि जब एक डॉक्टर की दवाई रिलीजियसली खाने के बाद मुझे सुकून नहीं मिलता था, तो जब किसी नए डॉक्टर के पास जाता था तो वो पुरानी गोलियों में एक और गोली ऐड कर देता था। दवाइयों का मज़ा भी आना शुरू हो गया। वो दवाइयाँ ऐसी होती थी, जिसने खाई हैं ज़िंदगी में शायद वो अच्छे तरीके से जानता होगा। उनको छोड़ते हैं तो जिसम में दर्द होनी शुरू हो जाती है, उस दर्द को ख़त्म करने के लिए फिर एक और दवाई। अपने आप को कर्ज भी करता था कि मैं कैसा टीचर हूँ, बच्चे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मेरी ज़िंदगी का बहुत मुश्किल दौर था, इन सोचों से मैं बाहर नहीं आ पा रहा था। एक गड़ा था, ऐसा लगता था जिसमें गिरता ही जा रहा हूँ, गिरता ही जा रहा हूँ, गिरता ही जा रहा हूँ। उलेमा के पास गया, पीरान के पास भी गया, नमाज, रोजे, तस्बीहां, सब कुछ किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या करता मैं, किसके पास जाता? जिसने जो काम मैंने कर लिया, लेकिन कोई भी चीज़ असर नहीं कर रही थी। डॉक्टर भी अपनी जगह सही थे, लेकिन उनके पास मेरे मसले का जवाब नहीं था। जिस दिन मैं डॉक्टर साहब के पास पहुंचा हूं, आज कसीदा बुर्दा शरीफ सुनते हुए मुझे वही दिन याद आ रहा था। वो दिन है और आज का दिन भी, आज मैं आप लोगों के सामने जिंदा खड़ा हूँ। खैर हुआ ऐसे कि डॉक्टर साहब ने सारा रिकॉर्ड देखा मेरा, एकदम से उन्होंने कहा कि चलो दुआ करते हैं। उन्होंने सूरह रहमान सुनाई, मैंने आंखें बंद करके सुनी, तबीयत में अजीब सी बेचैनी सी पैदा हुई। अभी सुनते सुनते डॉक्टर साहब ने कहा यार सबको माफ़ कर दो। खैर बहुत सारे गिले शिकवे थे, पहले तो अपने आप से कहा सारों को माफ़ कर दिया है, लेकिन जब जोर डाला तो पता चला बहुत सारे लोग थे, थी, सबको माफ़ किया, सुकून मिला। पुराने धोखे याद आए, जिन्होंने दिए थे, जिनको दिए थे, सब कुछ अच्छा बुरा सारी फिल्म चली आंखों के सामने। अचानक डॉक्टर साहब ने कहा यार अल्लाह को माफ़ कर दो। हैं, अल्लाह को माफ़ कर दो? अभी इसी सोच में ही था कि डॉक्टर साहब ने कहा यार अपने आप को भी माफ़ कर दो, अपने आप को माफ़ कर दो। ठीक है। अगली बात जो उन्होंने कही, वो बात सुनते ही मेरी पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। डॉक्टर साहब ने कहा आप हुजूर के सामने जाओ। मैं ज़िंदगी में कभी नहीं डरा, लेकिन मैं उस दिन डरा। कभी सोचा ही नहीं था कि कभी हुजूर के सामने भी पेश होना पड़ेगा। उनके सामने कैसे पेश होते हैं, क्या लेके पेश हो उनके सामने? मेरे पास कुछ भी नहीं था। बहरहाल डॉक्टर साहब ने कसीदा चला दिया और मैं कहीं उसमें गुम हो गया।
डॉक्टर साहब ने कहा वो तुम्हारे से बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा। वो तुम्हारे से तब भी प्यार करते थे जब तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें नहीं जानते थे, जब तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें नहीं जानते थे। हम सबको, जब हमारे माँ बाप भी नहीं जानते थे, वो तब भी हमारे से प्यार करते थे। हमारे माँ बाप ने तो हमारे पैदा होने के बाद दुआएं करनी शुरू की ना। वो हमारे पैदा होने से भी 1400 साल पहले हमारे लिए दुआएं कर रहे हैं। पता नहीं क्या हुआ, बस ऐसे लगा कि अपने वालिद की वो गोद जो मैं मिस कर रहा था, मुझे वो मिल गई है। मुझे सुकून आ गया। शायद मैं अल्लाह ताला को माफ़ नहीं कर रहा था कि मैं मेरे वालिद को इतनी जल्दी ले गया, और अपने आप को माफ़ नहीं कर रहा था कि शायद अपने वालिद को कोई बहुत बड़ा इंसान बनकर नहीं दिखा सका, कुछ बहुत ज़्यादा अचीव नहीं कर सका। लेकिन पता ही नहीं था कि इतनी जल्दी चले जाएंगे। लेकिन एक बात और भी पता चली कि एक सुकून वाली गोद है जो हमेशा मौजूद है, और वहाँ पर सुकून ही सुकून है। डॉक्टर साहब ने कहा से सही हो, लेकिन पढ़ा लिखा था, खुद भी पढ़ता था कि इन दवाइयों के एकदम से नहीं छोड़ते। फिर डॉक्टर साहब ने ही कहा कि एक बड़े अच्छे डॉक्टर हैं अकरम हमदानी साहब, कर्नल अकरम हमदानी, CMH में बैठते हैं। मैं उनको भी सैल्यूट पेश करना चाहता हूँ अगर वो देख रहे हैं। वो मैंने सुना कि पेशावर चले गए हैं। मुझे इस फील्ड में अगर कोई इंसान मिला तो वो थे जिन्होंने मेरे मसले को समझा। दवाइयाँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थी, उन्होंने बस जो बेहतर समझा, बस 1-2 गोलियाँ कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये तमाम साइकेट्री की दवाइयाँ छूट गई, और आज मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, जिंदा हूँ, दवाई दे रहा हूँ। मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी के 34 सालों में ये सीखा है, और इस एक्सपीरियंस से बहुत सारे यंगस्टर यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग जिनको बहुत सारे साइकोलॉजिकल मसले हैं। मैंने भी ये डॉक्टरों से सुना कि भी OCD है, कोई बाइपोलर डिसऑर्डर है, डिप्रेशन है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारियों के मैंने नाम सुने। पिरान ने भी कहा, किसी ने कहा कि भी असाइब हैं, किसी ने कहा असरात हैं। लेकिन दरअसल ये सारी चीज़ें मेरे अंदर ही थी। नफ़रत हर बीमारी का जड़ है, और बेगर्ज प्यार उसका इलाज है। वही प्यार जो सरकार दो आलम हमारे से करते हैं, उनको हमारे से क्या करता। आप सभी एक दूसरे से बेगर्ज प्यार करें। यंग जनरेशन को मेरा ये मैसेज है कि आप अल्लाह ताला के साथ फेयर हो जाएं, आपके सारे अफेयर्स कामयाब हो जाएंगे। बस अल्लाह ताला के साथ फेयर हों। बाकी हमने इन दवाइयों को, इन मेडिसिन्स को अपनी ज़िंदगियों में कुछ ज़्यादा ही अहमियत दे दी है। हम सबको पता है, जिन लोगों ने ये खाई हैं सबको पता है कि इससे बंदा ठीक नहीं होता है, लेकिन फिर भी डॉक्टरों के पास भागते हैं। मेरा आप लोगों को मैसेज ये है कि लोग कसीदा सुन के सरकार दो आलम के सामने पेश होकर भी क्योर हो सकते हैं, और आज मैं उसकी एक जिंदा मिसाल आप लोगों के सामने खड़ा हूँ। इस कसीदे ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे में एक रेवोल्यूशन आ गई, मेरे में एक इनकलाब आ गया, मेरी नज़र बदल गई, मेरी सोच बदल गई, मेरा पूरा वजूद बदल गया। जो यंग जनरेशन है, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी की किसी चीज़ में सुकून नहीं मिलेगा आपको। ये रिलेशनशिप्स, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, सूटे, नशे, दवाइयाँ, अगर आपको कोई भी ज़हनी मसला है तो ये सहारे आपको मदद नहीं करेंगे। आखिर में आपको यहीं पर ही आना पड़ेगा। तैबा वाले आ गल तेरे उत्ते मुकदी है, आपको यहीं पर ही आना पड़ेगा। बेहतर है कि आप अभी आ जाएं। मैं अपनी ज़िंदगी के 34 सालों बाद आज इस नतीजे पे पहुंचा हूं, और मेरी ज़िंदगी का हर गुजरता हुआ दिन मुझे ये कन्विंस कर रहा है कि अल्लाह और सरकार दो आलम उन्हीं के बताए हुए तरीके में आफियत है, खैरियत है और सुकून है, और इसे हटने में, डीरेल होने में ही बेसिकली हम सारे उसी की कीमत दे रहे हैं। अल्लाह ताला का क्या वैर है हम सारे पाकिस्तानियों के साथ। मैं ये भी सोचता होता था, हम दरअसल लमलन मुनाफिक हैं, मुझे ये भी समझ आई। हम दरूद तो बहुत पढ़ रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे। हमारा कॉल तो सरकार और उनके ख़ानदान को हर वक्त सल्यूट करता है, लेकिन हमारा अमल बिल्कुल उनके दुश्मनों वाला है।
हम लोग माफ़ नहीं करते। उन्होंने पत्थर खा के, दांत शहीद करा के, पूरा ख़ानदान शहीद करा के किसी ने भी बद्दुआ नहीं दी, और हम लोग दुआ नहीं देते हैं, मरने वाले को भी दुआ नहीं देते हैं। बस मेरा मैसेज यही है आप लोगों को कि आप लोग कसीदा बुर्दा शरीफ सुने। अगर आप किसी भी ज़हनी मसले का शिकार हैं, इसमें यकीनन आपके हर मसले का हल है। मैं आज भी टीचिंग करता हूँ। इफ़ नॉट द बेस्ट देन वन ऑफ द फेवरेट टीचर्स ऑफ माई स्टूडेंट्स। शादी की है, बेटी है, एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। अल्लाह की दी हुई हर नेमत है, हजूर है, और बस यही सब कुछ है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बाकायदा महफ़िल नात ख़वानी का आगाज़ करने से पहले मुझे अभी मैसेज मिला है कि लाहौर के सबसे बड़े लिवर सर्जन, हमने लिवर सर्जन में कहानी अभी की थी और मेरा नहीं ख्याल था कि कोई आएगा। हालांकि मैंने इनविटेशन सबको भेजे थे। मैं ख़ुसूसी तौर पे शेख ज़ायद हॉस्पिटल के लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन जो हैं डॉक्टर तारिक अली बंगिश साहब, उनका तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने टाइम भी निकाला है, आए भी हैं, और ये सब बात सुनते हुए आज से 3 साल पहले उन्होंने इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के फोरम पर भी खुद से उठ के एक गवाही दी थी। जो बात मैं अभी कर रहा था कि गोरा इस पर रिसर्च शुरू हो चुका है और वो इसमें से फ़ायदा और इंसानियत की खिदमत का जुज़ निकाल लेगा। और आप इसी बहस में पड़े हुए हैं कि बाबा जी की दाढ़ी छोटी है और जवेद साहब की मूंछें नहीं हैं और ये फ्रॉड है, क्या है, ऐसे और कैसे वैसे। ताकि तारिक साहब ने मैसेज भेजा है कि मैं 2 मिनट के लिए सिर्फ अपनी लंदन ही के हॉस्पिटल, जहां इन्होंने जिगर ट्रांसप्लांट, जो जिगर की पैवंदकारी का लेटेस्ट फील्ड है, जहां ट्रेनिंग हासिल की थी, वहीं पर साथ क्या हो रहा है वो बात दोबारा यहाँ वो बताना चाहते हैं, गवाही देना चाहते हैं। अगर करीब बैठे हैं तो वो तशरीफ़ ले आएँ स्टेज पे और 2-4 मिनट में अपने अंदाज में जैसे भी बताना चाहें वो हाज़रीन को आगाही दें। ये भी मैं आपको 2 डबल माइक। जी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर तारिक बंगिश लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ शेख ज़ायद हॉस्पिटल लाहौर में, और आज से तकरीबन 8-9 साल पहले जब मैं लीड्स में था और एट दैट टाइम आई वाज गेटिंग ट्रेनिंग इन लिवर ट्रांसप्लांट्स, तो वहाँ पे ये बात मैं दोबारा इस रिपीट करना चाहता हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे काफ़ी मैसेजेस आए और व्हाट्सअप मैसेजेस आए और लोगों के आए कि क्या जो मैं कह रहा हूँ ये सच है या झूठ है। तो उसकी तस्दीक मेरे ख्याल में जावेद साहब ने कर भी दी होगी, वहाँ पे लोग गए भी थे। तो वहाँ पे प्रोफेसर MP, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि इनडायरेक्टली कॉल्स उन पे भी गई हैं कि भाई आप ये कहाँ से इतने मुतासिर हुए। तो वहाँ पे जब हम ICU में जब हमारे जो सर्जरीज़ होती हैं वो बड़ी प्रोलॉन्ग सर्जरीज़ होती हैं, 14 आवर्स, 16 आवर्स, कभी कभार 24 आवर की सर्जरी जो है लिवर ट्रांसप्लांट की होती है, और ये पेशेंट्स काफ़ी कम्प्लेक्स पेशेंट्स होते हैं। और उस वक़्त जो है हमारा जो लीड सेंटर था और बर्मिंघम सेंटर, दिस टू वर, जो इराक वार हुआ करती थी तो वहाँ पे उनके जो फ़ौजी बहुत सीरियसली इंजर्ड हो जाते थे तो वो भी वहाँ से एयर एम्बुलेंस में रेफ़र हो के हमारे पास 2 सेंटर्स में आते थे। तो ऐसे ऐसे पेशेंट के आप सिर्फ हाथ लगा के देख भी लें तो आप कहें कि यार ये गया, लेकिन उस ICU में कुछ था जिसकी वजह से पेशेंट मैनेज भी हो जाते थे, सर्जरीज भी हो जाती थी और मरीज़ बच भी जाते थे। और हमारे ट्रांसप्लांट के मरीज़ भी हम समझते थे कि भाई इसको तकरीबन इसका खून 5 दफ़ा चेंज हो गया, मतलब इतना ब्लड लॉस उसका हुआ है कि 5 दफ़ा उनको खून लग चुका होता है, और उसके बावजूद जो है ना वो मरीज़ बच जाते थे। और इसी वजह से उस ICU को गॉड्स ICU कहते थे, खुदा का ICU कहते थे, क्योंकि जब लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो जाती थी और वहाँ से फिर हमें 4-5 दिन के बाद कॉल आती थी कि अपने मरीज़ को शिफ्ट कर लो, अपने वार्ड में शिफ्ट कर लो। तो
तो उसमें भी जो एक जो था वो ये था कि प्रोफेसर मार्क बेलमी कहीं पे सऊदी अरब में और मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ में रहे थे और उनकी ट्रेनिंग उन हॉस्पिटल्स में हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने ये सूरह रहमान का वर्द था। तो 2 गोरों का अस्पताल था, बहुत बड़ा आईसीयू था, 50 बेड का आईसीयू। आपने कभी सुना भी होगा कि कभी 50 बेड कभी कभी आईसीयू होता है, तो 50 बेड का आईसीयू हुआ करता था और उसमें 24 घंटे जो है एक वर्द सी चलती थी, एक आवाज़ सी आती थी। और हमें वाकई बात है, हमें ये पूछने का हक नहीं था, हमें कहा जाता था कि आपने पूछना नहीं है कि ये क्या है। लेकिन ऑब्वियसली फिर बाद में जब हमने पूछा तो मालूम पड़ा कि वो वहाँ पे 24 घंटे जो है ना वो सूरह रहमान का वर्द होता है। और जब हम प्रोफेसर एमबी से जब खुद पूछने में गया तो उसने मुझे कहा कि यार ये मेरा ईमान है, मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा कि मुझ में ये कहाँ से आया, बस एक जगह आई है, मैं वर्द करता हूँ, मेरे मरीज़ों को इससे फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ डोंट आस्क एनीथिंग मोर देन दिस। तो एक तो ये मैं बताना चाहता हूँ। जब मैं वहाँ से आए तो जावेद साहब के साथ हमारे इनके एक वो हैं अमार साहब, उन्होंने फिर मैंने मियाँ साहब से कुछ फ़ंड्स लिए और यहाँ पर एक बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट आईसीयू बनाया, स्टेट ऑफ द आर्ट थिएटर्स बनाए, स्टेट ऑफ द आर्ट वार्ड्स हैं शेख ज़ायद में। तो उसमें भी आईसीयू में अमार जो हैं इन्होंने ये हमसे वादा किया था कि भी आईसीयू तो हम बना ही रहे हैं, हम उसमें आपके लिए एक सिस्टम लगाएंगे कि जिसमें हमारा उस वक्त जब ये बना नहीं था उस वक्त हमारा था कि हम भी यहाँ पे अपने पेशेंट्स को सूरह रहमान का वर्द कराएंगे। तो हमारी भी जो सर्जरीज़ जो हुई हैं, क्योंकि इनिशियली ये पहले ओल्ड हॉस्पिटल थिएटर्स में होती थी तो उसमें हमें प्रॉब्लम्स आते थे, कॉम्प्लिकेशंस। लेकिन अगेन मैं इसको ये कहूँगा कि इसको मैं खुदा का आईसीयू का नाम दूँ या ना दूँ, क्योंकि जब भी हम इस नए आईसीयू में शिफ्ट हुए हैं तो हमारे लास्ट 48 ट्रांसप्लांट्स में किसी पेशेंट की कोई ना डेथ हुई है और ना उसको कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है। मुझे कहा गया कि इस पर कोई रिसर्च की जाए, मैं रिसर्च के फेवर में नहीं हूँ। जिस पे आपका ईमान है वहाँ पे क्यों रिसर्च की जाए, ठीक है ना। रिसर्च तो वहाँ की जाए जहाँ पे आप क्लियर ना हो कि भाई इसको मैं देखूँ कि वो ना हो। तो जहाँ पे आपकी क्लैरिटी इतने क्लियर हों तो दैट्स वाई मेरे ख्याल में वहाँ पे रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। और अगेन मैं सिर्फ ये मैसेज पास ऑन करना चाहता था कि हम अपनी एलोपैथिक मेडिसिन और कम्प्लेक्स सर्जरीज़ के साथ साथ हम कोशिश करते हैं कि इसको भी अपने पार्ट ऑफ द मेडिसिन ट्रीट करें एंड वी आर गेटिंग क्वाइट गुड बेनिफिट्स ऑफ इट। मैं जावेद साहब आपके परमिशन से दो मिनट आपके और लूँगा कि मेरे जो ज़िंदगी मेरा ईमान जो और पुख्ता हुआ मेरी ज़िंदगी में, जब से मैं शेख ज़ायद आया लाहौर में, तो 3 ऐसे केसेस मेरे सामने आए कि एक मेरे कोलीग वाज ऑपरेटिंग इन सम हॉस्पिटल और ही वाज डूइंग सम सर्जरी, पैंक्रियाटिक कैंसर सर्जरी, और ट्यूमर काफ़ी एडवांस था या निकल नहीं पा रहा था। उसने सर्जरी के दौरान में जावेद साहब को पता होगा आईवीसी एक बहुत बड़ी वेन होती है जो कि हार्ट को ब्लड लेके जाती है, और आयोटा, उन दोनों को इंजर्ड कर दिया और पेशेंट मोर और लेस डेड हो चुका था। मुझे उन्होंने कॉल की कि एंड आई वाज इन शेख ज़ायद हॉस्पिटल, और उस अस्पताल में और इस अस्पताल में फ़ासला तकरीबन 20 मिनट्स का फ़ासला है। तो जो ही ये कॉल आई तो आई डोंट नो, मतलब है कि ज़ाहिर बात इस स्टेज पे अक्सर जो है ना वो डॉक्टर्स कहते हैं कि यार बस अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं 20 मिनट के फासले पे हूँ, मैं पहुँचूँगा अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी उसका पल्स नहीं है अब तो मैं, लेकिन एनीवे समथिंग केम इन माय माइंड। मैंने कहा ठीक है मैं आ रहा हूँ, आप एनेस्थेटिस्ट को कहें कि आप रिससिटेट करते रहें। एनीवे जब हम वहाँ पे पहुँचे और थिएटर का बुरा हाल था, ब्लड वाज एवरीवेयर, शीट्स एंड एवरीथिंग, लेकिन एनीवे देयर वाज सम, मेरे ख्याल में समथिंग थी कि हमने उसको ऑपरेट किया और एनेस्थेटिस्ट ने काफ़ी अपना रोल प्ले किया और आईसीयू में तकरीबन 2-3 डेज़ उसको वेंटिलेट भी रखा क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी हो चुका था, और 3rd-4th डे पे वो एक्सट्यूबेट हुआ एंड पेशेंट इज़ स्टिल अलाइव। और उसमें भी हमने ये कहा, जब मैं दिस वाज माय फर्स्ट केस, कि जब मैं बाहर निकला तो उसके जो रिलेटिव्स ने कहा कि सर क्या हाल है, पेशेंट का क्या हाल है। मैंने कहा कि यार बस सिर्फ मैंने कहा कि सूरह रहमान का व्रत करें, इसके बाद आगे कुछ नहीं है। तो मोस्ट प्रॉब्ली दैट वाज वन इंसिडेंस। द सेकंड इंसिडेंस वाज 5-7 साल की बच्ची अपने माँ बाप के साथ गाड़ी में एक्सीडेंट हुआ, पीछे सीट में फॉर एग्जांपल उसको एक इंजरी हुई और
वो कंप्लेन पेरेंट्स को कर रही थी कि मेरे पेट में दर्द है। शी वॉज ओके, अलाइव थी, कुछ इशू नहीं था। अस्पताल में आई, उन्होंने ऑब्जर्वेशन के लिए दाखिल किया। रात के 9 बजे उसको एक्यूट पेन हुआ और ब्लड प्रेशर एकदम ड्रॉप हुआ, लड़की बिल्कुल पेल हो गई और उनको थिएटर ले जाना पड़ा। और जब उन्होंने ओपन किया तो उसका लिवर आधा कटा हुआ था और जो डॉक्टर साहिबान हैं उन्होंने कोशिश की पैक करने की, लेकिन नहीं कर सके। अगेन दे कॉल मी, आई वाज इन माय प्राइवेट क्लिनिक एट दैट टाइम। और आपको पता है कि जब प्राइवेट क्लिनिक में डॉक्टर होता है उसके लिए वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। खैर एनीवे जब कॉल की तो मैंने अपनी टीम को कॉल की, मैंने कहा कि आप पहुँचें। खैर हम वहाँ पे पहुँचे तो बेबी वाज अगेन हेयर ब्लड, उसका प्रेशर भी नहीं था, पल्स भी नहीं थी। मैंने एनेस्थेटिस्ट को कहा कि यार ऐसा करो कि मुझे 30 मिनट दे दें और आप अपनी तरफ से फुल रिससिटेशन इसके करते रहें। अगेन जब हमने माशाल्लाह सक्सेसफुल किया, ऑपरेशन किया, उसकी जो ब्लीडिंग जो वेसल्स डैमेज थी उनको रिपेयर किया, हाफ ऑफ द लिवर वाज रिमूव्ड। अगेन पेशेंट्स बाहर आए और मैंने फैमिली को, ये फैमिली यही आपके इर्द गिर्द सारे आ गए, बैठ गए कि यार डॉक्टर साहब आगे क्या। तो मैंने भी उनको यही कहा कि यार बस अब इसके अलावा बस अब खुदा है, ये है और सूरह रहमान की वर्त करें, हम कुछ बेहतर करें। और खुशी ये है कि आज भी वो बच्ची ज़िंदा है और शी इज़ लिविंग एंड शी इज़ गोइंग टू स्कूल्स। आखिरी एक एग्जांपल मैं दूंगा जो कि अभी रिसेंटली हुआ। 3 वीक्स बैक सर्विसेज हॉस्पिटल में एक गन शॉट, यार दोस्त थे, किसी बात पे लड़ाई हुई, गन शॉट उसने इंजर किया और उसके लिवर में से बुलेट होके उसके अगेन, जो सर को पता है, जावेद साहब को पता है, IVC बहुत बड़ी वेसल है, उसमें वो बुलेट 2 दफ़ा, क्योंकि वर्टेब्रा के साथ शॉर्टेज किया तो 2 जगहों से बुलेट अंदर गई और पेशेंट वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। उन्होंने लेबॉरेटरी की सर्विसेज हॉस्पिटल में, और उन्होंने जब भी वहाँ से वो एक एरिया को वो टच करते थे वहाँ से ऐसा ब्लड निकलता था कि जैसे वो कुछ, उन्होंने पैक किया। अगले दिन दोबारा थिएटर लेकर गए कि आज ठीक करेंगे। अगेन ये इंसिडेंस था। उन्होंने हमें फ़ोन किया, हमने कहा पेशेंट को आप शिफ्ट कर दें। हमने यहाँ पे फिर शेख ज़ायद अस्पताल में उसको ऑपरेट किया और वाकई बात है कि जब हमने उसके लिवर को वो किया, क्योंकि हम तो हमारे एक्सपीरियंस है, वी नो कि भी आप डील करते हैं, लेकिन वो बड़ी गंदी इंजरी थी। लेकिन उधर भी जो है ना, कभी कभार आप सोचते हैं कि यार ये इंसान के बस की चीज़ें होती हैं कि यार ये मैंने किया या मेरी टीम ने किया। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जब आप किसी की जान बचा रहे होते हैं, कोई तीसरी ताकत आपके इर्द गिर्द घूम फिर रही होती है जो कि आपको सपोर्ट कर रही होती है। और अगेन दैट वाज अ यंग चैप एज वेल। उसका बुलेट को भी निकाला केवा से, उसको IVC को भी रिपेयर किया, उसकी पोर्टल वेन को भी रिपेयर किया, उसकी बाइल डक्ट को भी रिपेयर किया। और अगेन मेरा अपना ख्याल ये था कि यार ये, क्योंकि ऑलरेडी 3 दफ़ा थिएटर जा चुका था विदिन 48 आवर्स और इतना ब्लड लॉस इसका हो चुका था, नहीं बचेगा। लेकिन अगेन ही स्टेड इन आवर ICU और अगेन यही सूरह रहमान का वर्द है। मेरे ख्याल में इससे और क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि पेशेंट तो मेरे ख्याल में हमारे हाथों से जा चुका था, ठीक है ना, लेकिन आई थिंक ही स्टिल अलाइव एंड ही इज़ डूइंग वेल। तो मेरे ख्याल में अब बियॉन्ड डाउट मेरा वो ये है कि हमने अपने ICU में तो किया है और हम जावेद साहब भी अपने ICUs में करते हैं। मेरे ख्याल में देयर इज़ नो हार्म कि अब हम गवर्नमेंट को भी और जो है ना दूसरे ICUs के कंसल्टेंट्स को भी हम कांटेक्ट करें कि जब इस किस्म के सिक, उनके पेशेंट सारे सिक होते हैं, ICU में जो भी होता है पेशेंट सिक पेशेंट होता है, तो इसमें ये कर दें, क्योंकि देयर इज़ नो डाउट ये हल है, ये इलाज है, ये हील है। तो थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो नाम नहीं बताते, उन्हें नहीं बताना चाहिए, लेकिन UK से ही डॉक्टर मरियम जमील वहाँ जनरल सर्जन थी और डॉक्टर जावेद इश्तियाक वहाँ पे एमरजेंसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं, मेरे दोस्त हैं। मैंने उन दोनों से बात की, हम कोलैबोरेट करना चाह रहे थे मार्क बेलमी से गॉड्स ICU में लीड्स लिवर ट्रांसप्लांट का जो सेंटर है वहाँ पे। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि आप डॉक्टर मरियम से बात करते हुए और जावेद इश्तियाक से कि पाकिस्तान में जो मुस्लिम कंट्री है वहाँ तुम्हें इस बात को मनवाने में दांतों पसीना आ गया होगा, क्यों मुझे मरवाना है, उसे कहो मेरी रिटायरमेंट में साल 2 रह गए हैं। तो मेरे मरीज़ ठीक हो रहे हैं, गोरे की ये वर्डिंग थी, जहाँ से फ्रीडम ऑफ स्पीच की बातें होती हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें होती हैं,
लेकिन बायस ये हाल है, उन्होंने कहा कि मैं इसको डिस्क्लोज़ या इस पे इंटरव्यू या इसको एडमिट नहीं कर सकता, और बल्कि आप लोग पहले कोई पेपर छाप दें बहुत बड़े डेटे का, तो फिर मैं इसमें ऐड करूँगा, अदरवाइज़ मैंने अल्लाह से वादा किया हुआ है कि मैं रिटायरमेंट के बाद एक डेटा लिखूँगा जो मेरे जाने के बाद लिखा जाए। तो बहरहाल ये उनकी रिसर्च है। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।